चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे। दो तीन टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। पहली टर्म है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, डबल जो होता है उसका 2 होता है, ट्रिपल जो होता है उसका 3 होता है। और बाजुकात आपको आयनिक फॉर्म में कंपाउंड या कम्प्लेक्स आयन दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला लिखवाता हूँ, तो जो आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। तो बॉन्ड ऑर्डर याद रखें, फॉर रेडिकल्स यानी जिनके ऊपर चार्ज हो उनके लिए ये फार्मूला है। आपने देखना है वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की कितनी वैलेंसी है, प्लस चार्ज ऑन कंपाउंड या कम्प्लेक्स आइन, चार्ज कितना है उसके ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। जस्ट ये आपने याद रखना है। अब एग्जांपल कर लेते हैं हम, PO4-3 इस तरह के आयन का आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो ये फार्मूला यूज करें जस्ट। देखें, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 2। चार्ज कितने कंपाउंड के ऊपर 3 का, और माइनस इधर आ गया उसका। और सराउंडिंग एटम कितने हैं सर, वो 4 हैं। तो जरा कैलकुलेट करें, 2 - 0.75, तो ये आ जाएगा 1.25। तो हर बाड जो इसमें बाड ऑर्डर रखता है वो 1.25 का बाड ऑर्डर रखता है। तो ये फार्मूला है। और बाड ऑर्डर अगर आपको पता चल गया तो आपको बहुत सी चीजें पता चल सकती हैं, लाइक बाड स्ट्रेंथ, बाड एनर्जी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाड लेंथ के ये बाड ऑर्डर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक चीज अगर आपको पता चलती तो आप तीन चार चीजें उससे मजीद मालूम कर सकते हैं। इसके बाद होता है जी फॉर्मल चार्ज। ये भी बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है। एक आपको आयन दे दिया और आपसे पूछ लिया जाता है कि इस आयन के अंदर, कम्प्लेक्स आयन है तो किस एटम के ऊपर चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करता है इंडिविजुअल एटम के ऊपर। इसका फार्मूला क्या है वो लिख लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम आप जिसके ऊपर चार्ज देखना चाह रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है। माइनस बॉन्ड उसने कितने बनाए हैं, वो एटम जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसने कितने बॉन्ड बनाए, प्लस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, उस एटम के पास लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको आप स्टडी कर रहे हो। यानी इसमें सिर्फ फॉर्मल चार्ज में उस एटम की बात होगी जिसको आप स्टडी कर रहे हो। मैं आपको मिसाल देता हूं, CO2। सर इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इस तरह से होगा। और आप चाहते हैं कि जी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करें, कितना हो सकता है, तो कैलकुलेट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड ऑक्सीजन ने कितने बनाए हैं सर, 2 बनाए हैं। और इसके पास लोन पेयर कितने सर, 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के पास कितने, 4। तो सर 6 - 6 आंसर विल बी 0। तो इट मींस कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये फार्मूला आप मजीद इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्स आइन होते हैं, उनमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। आपसे पूछा जाएगा ऐसे आइंस के लिए कि जिनमें 2 एटम है या 3 एटम है, आपसे पूछ लिया जाए चार्ज कार्बन के ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, तो आप अलग अलग से चार्ज कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी से। लाइक कार्बन 4 माइनस बाड कितने बनाए कार्बन ने, तो आपको पता होना चाहिए वैलेंसी का। या नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स इन दिस केस, वैसे तो 4 बना सकता है, तो यहाँ पे 3 है, कार्बन ने बाड बनाए हुए, ठीक है। लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है, और इसके सॉरी लोन पेयर एक है इसके पास, क्योंकि इसका एक बाड है वो वैकेंट है, अभी भी फ्री है। तो एक लोन पेयर इसके पास है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है जी।
तो 4 - 5 आंसर विल बी -1। तो आपको पता चल गया कि जी इसके ऊपर चार्ज है, बाकी आपको नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो ये दो जो बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इनको आपने फार्मूले जो है इनको याद रखना है। अब हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं जो कोवलेंट बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन डेफिनेटली इससे सुपीरियर थ्योरीज भी मौजूद हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हम बात करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, इसको पहले हम देख लें। बीबीटी को प्रपोज किया था WH हिटलर ने, एंड FW लंदन ने इसको प्रपोज किया था जी 1927 में, और ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज की गई थी। कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रपोज की गई थी। इसके मुताबिक, इसकी सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं तो ये बात करते हैं कि ओनली ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सर कहने का सिंपल मतलब यही है कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तो होता है ना पेयर्ड, पेयर्ड जो हो, लाइक दो इलेक्ट्रॉन है एक आर्बिटाल में, एटॉमिक आर्बिटाल में, ये पेयरिंग है, इनकी पेयर्ड फॉर्म में है। अगर इनको ऐसे कर दें आप, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर आ जाए, तो सर ये अनपेयर्ड हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनमें कोई भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बस इसका यही मतलब है। इससे ज्यादा अभी के लिए आपको समझना नहीं है। इसको हम यहीं पे एक दफा ब्रेक लगाते हैं और इसके मजीद शेप्स ऑफ आर्बिटाल्स और बाकी चीजों की बात करते हैं। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई बीपीटी की। आगे इसमें एक तरीके के साथ हम बताएंगे कैसे मॉडिफिकेशन हुई और क्यों हाइब्रिडाइजेशन आई। आज स्टूडेंट को ये नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई है। अभी आपसे पूछ लूं तो आप में से ज्यादातर लोग में भी आंसर ना कर पाए। तो इसलिए हम इसको एक चेन के साथ लेकर चलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई है मैं आपको आगे बताऊंगा। हम शेप्स की बात करते हैं, शेप्स ऑफ आर्बिटाल। तो एस की बात करें तो सर ये स्फेरिकल होता है। वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके ज्यादातर क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है जैसे मैग्नेट होता है ना, उसको हर डायरेक्शन से खींचा जा सकता है। मैग्नेट को कोई लोहे की चीज लेकर आ जाए, भारी चीज, तो मैग्नेट को खींच लेगी हर डायरेक्शन से ही। या मैग्नेट के पास कोई छोटी चीज रख दे लोहे की, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा हर डायरेक्शन से ही। तो इन द सेम वे ये जो ऑर्बिटल होता है इसके सेंटर में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको आज ये भी बता देता हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट किसको करते हैं? देखें, जहां भी इसकी जो डेंसिटी है वो स्फेरिकल है, सिमिट्रिकल है। ठीक है, सिमिट्रिकल होती है, हर तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका सर मैं आपको मतलब बताता हूँ सिंपल। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे पी हो गया, चले पी की बात कर लें फिर आपको बताता हूँ। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो है ये डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल से मुराद सर कि ये एक ही डायरेक्शन में बाण बनाएगा। मतलब कहने का क्या है कि बाण फॉर्मेशन या तो ऐसे हो सकती है कि जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में मिले, या ऐसे हो सकती है जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में मिले, तभी बाण फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे अगर आप चाहेंगे बाण बनाना नेगेटिव पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, तो सर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं आपको बता दूं,
इस इंटरफेस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि एमओटी में आगे आपको बता दूंगा। और ये जो इंटरफेरेंस होता है इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और अब आप सुन लें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किसको करते हैं। बेसिकली वेव होती है, ये जो आपके आर्बिटाल होते हैं, हमने पढ़ा है एफएससी की बुक में, आर्बिटाल एक वेव होती है जिसमें 95% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। तो सर आर्बिटाल जो है इसका एक हिस्सा ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। अजान हो जाए फिर हम इसको देखते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो चार्जेस आते हैं लोब्स के अंदर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेव के पार्ट को। एक पार्ट जो होता है पॉजिटिव होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वेव के टू पार्ट्स होते हैं। जबकि एस ऑर्बिटल की अगर बात करें, जब आप क्वांटम केमिस्ट्री में जाते हो तो ये इसकी शेप ऐसे होती है, अगर आपने किसी बुक में देखी भी हो तो सिर्फ इसका एक ही पार्ट होता है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव पार्ट नहीं होता। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री में ये चीजें आपको समझ आती हैं सारी डिटेल में। तो पी इस तरह से होता है, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और एस इस तरह से होता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते बेसिकली पार्ट्स ऑफ वेव, तो वेव के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और डी ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप जो होती है डबल डम्बेल की होती है, डबल डम्बेल शेप होती है। और ये जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये भी डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बाण बनता है। आपने ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में या कभी सुना होगा कि वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर वाइल आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, इनका जो बाण होता है वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के ऊपर बनता है जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड का बाण किसी एक्सिस पे नहीं बनता, उसको चारों तरफ से ही, लाइक पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ से ही उसको आपने देखा होगा, 6 जो क्लोराइड आयन होते हैं एक Na पॉजिटिव को सराउंड कर रहे होते हैं। तो उसका बाण फिर डायरेक्शनल नहीं रह जाता, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको आयन जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नॉन डायरेक्शनल हो जाता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में बाण को अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी की बात करते हैं जी। तो वीबीटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट स्पिन जो होगी तो वो मिलकर आपको पता है पेयरिंग करते हैं। एक ऐसी स्पिन में है, दूसरा इस स्पिन में हो, ताकि वो मिलकर एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर दें और बॉन्ड की स्टेबिलिटी पैदा हो सके। एनएमआर में आपको बताऊंगा ये क्या चक्कर है इनका। फिर दूसरी बात है जी कि हम इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट के केस में क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ, तो शेयरिंग होती है लोन पेयर की एम्प्टी ऑर्बिटल को। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग मोर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब मैं आपको ना एक बड़ी आसान बात बता देता हूँ, सारी जिंदगी आपके काम में आएगी, इसको समझे। ये है एक जोड़ा और एक ऐसे है। अब एक बड़ा है एक छोटा है, पेयर है। और ये देखें ये दोनों परफेक्ट हैं, साइज में सेम है। तो याद रखें स्मॉल साइज का एटम जो होगा वो कंबाइन करना पसंद करता है स्मॉल के साथ,
लार्ज साइज का एटम जो होगा वो कंबाइन करना पसंद करता है लार्ज के साथ। स्मॉल और लार्ज साइज का जो एटम होता है इनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होती। तो कहने का मकसद क्या है सर? सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या अ, इसके, चलें आगे बता देता हूँ, आगे आपको बता देता हूँ। लाइक लिथियम हाइड्राइड, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। अब आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि इनमें ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, क्योंकि साइज को आपने देखना है। क्योंकि लिथियम जो होता है बेसिकली ये बनाता है आपके पास कोवलेंट कंपाउंड ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है। यहाँ पे बेटा लिथियम फ्लोराइड होगा, लिथियम हाइड्राइड क्यों होगा? जी, लिथियम फ्लोराइड होना चाहिए ना। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, क्या हो गया आपको? लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इट मींस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी बात हो गई। अब ओवरलैपिंग जो होती है उसके लिए वो कहते हैं कि सेम साइंस का होना जरूरी है, सेम लोब्स आपस में ओवरलैपिंग करें। मैंने आपको बताया ना, ये सीन होना चाहिए उनके दरमियान। तो इसमें जो इंटरफेस आएगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, ठीक है जी। तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस मोर विल बी ओवरलैपिंग। मोर ओवरलैपिंग कहने का मकसद क्या है कि वन, वन ग्रेटर देन टू, टू, फिर थ्री, या ऐसे कर लें, वन टू फिर वन थ्री, यानी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मैं आपको आगे समझा देता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। आगे एग्जांपल देता हूँ एक, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि वन वन की बॉन्ड ज्यादा, वन टू की कम, फिर वन थ्री की। अब लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि मोर डायरेक्शनल जो होते हैं, मोर डायरेक्शनल जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ओवरलैप अच्छा करते हैं। इससे मुराद ये है, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए एक एक्सिस मान ले आप कि ये इनमें से पास कर रहा है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक्सिस इन दोनों के न्यूक्लियस से पास कर रहा है, ठीक है। तो देखें ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसे बना देंगे बॉन्ड। ये पॉजिटिव वाला इनहेंस हो जाएगा डेफिनेटली, पॉजिटिव वाला मीट कर गया है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो इंटेंसिटी होगी ऐसे हो जाएगी, पहले ऐसे थी अगर, तो अब ये डबल हो जाएगी इससे, ठीक है जी। तो ये एक एक्सिस के अलोंग बनते हैं। जबकि अगर इस तरह की बात की जाए, एक पॉजिटिव है एस और दूसरा ये है, ये भी पॉजिटिव है, हालांकि ये भी बन रहे हैं एक एक्सिस के अराउंड, लेकिन इनमें ना, यहाँ पे आप समझे बात को कि यहाँ पे जो चार्ज है वो सिर्फ इसी जगह पर मौजूद है, एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्ज मौजूद है। लेकिन अगर आप बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पे हर जगह पे चार्ज सिमिट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इतना अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा एस और पी का, जबकि पी और पी का बॉन्ड अच्छा होगा, ठीक है जी। तो इट मींस पीपी ओवरलैपिंग अच्छी है, फिर पीएस ओवरलैपिंग, एंड देन एसएस ओवरलैपिंग। क्योंकि एस जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होता है, जबकि पी में जो चार्ज होता है वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर रहा होता है। तो अब
ये तो बातें होगी इसके पास्टुलेट्स की। अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग होती क्या है? ओवरलैपिंग बेसिकली दो बॉन्ड्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कहते हैं, और ये दो तरह से हो सकती है। नंबर वन, आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप ये क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि आपके पास ओवरलैपिंग होती है आर्बिटाल्स की अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इसमें ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पर यूजली हेड ऑन ओवरलैपिंग होती, यानी सिग्मा बाड बनता है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपस में बाड बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लाइक ये है एक हाइड्रोजन ही मान ले, एस ऑर्बिटल उसका, और दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसका भी एस। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक्स और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। इसी तरह इधर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखें ये जो स्पेसिफिक एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। और यहाँ पर इसके नतीजे में जो बाण बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इस रीजन में शेयरिंग हो गई है। ये एक्सप्लेन करते हैं। अब इससे बेटा मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बाजुकात आपने ये देखा होगा HCl, इस तरह का मालिक्यूल। तो आप लोग सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर को अट्रैक्ट होते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो क्लोरीन है इसका आर्बिटाल होता है, और हाइड्रोजन है इसका भी आर्बिटाल होता है। बात करने का मकसद ये है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इधर अट्रैक्ट होने से मुराद ये होती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम अपना क्लोरीन के ऑर्बिटल में स्पेंड करते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अगर आप सत्या प्रकाश की बुक देखें तो उसमें ये बात लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादातर अपना जो वक्त होता है वो स्पेंड करते हैं क्लोरीन में रेदर देन हाइड्रोजन। इसका ये मतलब है, आप लोग समझते आ रहे हैं कि जी क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींच गए हम, बिल्कुल। लेकिन उससे आगे की बात क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम उधर गुजारते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसका ये मतलब होता है। अब ये तो SS ओवरलैप बताया, अब SP ओवरलैप भी हो सकता है, वो भी अभी बता चुका हूं आपको वैसे। ये इस तरह से SP ओवरलैप हो सकता है जी। ठीक है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं SP ओवरलैप की एक आध। SS ओवरलैप की पहले आपको बता दी है हाइड्रोजन की, और HF की बात कर लेते हैं सर। देखिए सर, पास्टुलेट को माइंड में रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं जी। तो ये आएगी वन इलेक्ट्रॉन, इसमें 1s में 1 होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और फ्लोरीन की बात कर लेते हैं सर। सर इसमें 1s2, 2s2, 2p5। सर आप यहाँ पे इसको देखकर नहीं बता सकते कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जब तक कि इनकी फिलिंग ना करें। तो ये तो फिल है, ये भी फिल है, हम पी की बात कर लेते हैं। 1 2 3। तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है हंड रूल के मुताबिक। ये भी बात बताऊंगा आपको सिंगल क्यों इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। बहुत बारीकी के कॉन्सेप्ट हैं जो शायद ही आपको कोई बताए। फिर आपने उनको पेयर फॉर्म में लेकर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन बचता है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में सर बांड बना लेंगे। और इसका 1s मिल गया, लाइक इसको हम 2pz कह देते हैं, और इसका 2pz मिल गया। इन दोनों ने बांड बना लिया, लाइक इसकी स्पिन हम चेंज कर दें, ऐसे कर देते हैं उसकी या इसकी। हमने जस्ट बताना है कि स्पिन डिफरेंट है और पेयरिंग होगी तो ये बांड बन जाएगा। ये ओवरलैपिंग है सर, इसको डायरेक्शनल बांड कहते हैं।
विच इज फॉर्म्ड एट अ स्पेसिफिक एंगल। अब मजीद आसान कर देता हूँ, डायरेक्शनल बॉन्ड वो होता है जो एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर बनता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसको डायरेक्शनल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। अब एक सवाल था जो मैं आपसे कह रहा था, 1 1 1 2 देन 1 3। अब चलें आप लोग बता दें इसमें से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। हाँ जी, विच वन हैज स्ट्रोंगर बॉन्ड। ABRC। HF से। HF होगा डेफिनेटली, HF होगा। अब आपको मैं आसान बताता हूँ इसका मतलब क्या था सर। H कहाँ से बिलोंग करता है, 1s से। F कहाँ से बिलोंग करता है सर, 2p से। H कहाँ से करता है, 1s से। क्लोरीन कहाँ से करता है सर, 3p से। इसका इलेक्ट्रॉन 3p से आता है, इसका 1s, इसका 4p। अब समझ आ गई है बात की बेटा, कि 1 1 नहीं तो 1 2। अब क्लियर हुआ क्या मकसद है इसका, यहां से आपने ये जान लिया। इसके बाद हम बात करते पीपी ओवरलैप की। पीपी ओवरलैप क्या होता है, देखिए ये बड़ा सिंपल है, आपको पता है इसमें भी सिग्मा बांड बन सकता है। ये ये एक टॉफी सी बन जाएगी आपके पास, यहाँ साइडों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दरमियान में नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मीट करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो सर यहाँ पे PX PY हो सकती है ओवरलैपिंग, PY PY हो सकती है, ये सारे जो PG हो सकती है, ये सारे सिग्मा बांड बना सकते हैं आपके पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, बरोमीन, ये सारी एक इनकी एग्जांपल है। ठीक हो गया। इसके बाद ये सिग्मा बांड की अभी बात कर रहे थे। सेकंड जो टाइप बॉन्डिंग होती वो होती पैरेलल ओवरलैप। पैरेलल ओवरलैप में हमेशा पाई बांड बनता है। ठीक हो गया। तो वो भी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अराउंड बनता है जी। ये जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये सर आपके पास एक एक्सिस है, तो इसके अराउंड ये बांड बनता है ऐसे। ये बांड बन गया, पाई बांड बनेगा। अब पाई दो तरह से बन सकता है, एक एंटी बाइंडिंग और एक बाइंडिंग। अगर तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता तो एंटी बाइंडिंग बनना था, वो एमओटी में चले बता देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल है O2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सर, तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इधर भी सेम ही, दूसरे ऑक्सीजन की भी सेम ही होगी। तो दो बाण बन जाते हैं सर। एक जो पहला बाण हमेशा सिग्मा बनता है, दूसरा बाण पाई बन जाएगा। तो सर इसमें एक सिग्मा बाण होता है, एक पाई बाण होता है। इसी तरह नाइट्रोजन का आप देख सकते हैं, उसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बाण बनते हैं। इसके बाद पीडी ओवरलैप भी हो सकता है सर। पीडी ओवरलैप, पीडी ओवरलैप में क्या होता है, एक पी मिले और फिर डी मिले तो पी पाई डी पाई वगैरह ये बॉन्डिंग बन जाती। पी पाई डी पाई वाली जो बॉन्डिंग होती है वो आ जाती है यहाँ पे। ये जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पी पाई डी पाई, अब इसकी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। SO3 सर कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। अब सल्फर जो होता है 16 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सर ये आ गई है इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो सर ऑक्सीजन तो ऐसे ही रहेगा, चार इलेक्ट्रॉन उसके अनपेड। अब यहाँ पे पता क्या होता है सल्फर में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है आगे डी में, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। तो ये ऐसे होगा, पी में चार इलेक्ट्रॉन थे ना, तो अभी आपको समझ आ जाएगी। पहले चले पेयर्ड फॉर्म में बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 1 2 3 4 5 सर दो इलेक्ट्रॉन, चार यहाँ पे पूरे। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा
तो एक इधर आ गया, यहाँ सिर्फ एक ही बच गया। अब यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन जाता है डी में, तो अब ये ऐसे हो जाएगा 1 2 एंड 3, और यहाँ पे डी में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब जरा चेक कर लें सल्फर के बाण, 3 और 4 और 2 6। तो सर यहाँ पे 6 बाण बने आपको नजर आ रहे हैं। तो सर 6 बाण है तो इट मींस 3 सिग्मा बाण होंगे और 3 पाई बाण होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि पहले हमेशा सिग्मा बाण बनता है, बाद में पाई बाण बनेगा। तो 3 सिग्मा बाण 3 पाई बाण, तो ये डी पाई पी पाई बाइंडिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है जी, इसमें आपने अब एग्जाम्पल इसकी देख लेनी है। अच्छा, इसमें अब एक बात है सिग्मा बाड और पाई बाड की, वो देख लेते हैं। सिग्मा और पाई में थोड़ा सा डिफरेंस आपको वैसे तो बता दिया है। इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज। और इसमें आपको पता है एस एस, एस पी और पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है, जबकि इसमें पीपी, पीडी और डीडी ओवरलैपिंग हो सकती है इसमें। इसमें जो सर ओवरलैपिंग होती है वो मोर होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसमें लेस होती है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और बार्न एनर्जी इसकी 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि इसकी 65 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल होती है। और सिग्मा बाड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन से मुराद ये बाड है ना, ऐसे है, इसको आप रोटेट करवा सकते हो ऐसे, ये रोटेट हो गया। जबकि पाई बांड करवाओगे तो पाई बांड ऐसे होता है, पाई बांड जस्ट एक इंट्रक्शन होती है, तो ये जैसे ही इसको रोटेट करवाना चाहोगे ये टूट जाएगा। तो पाई बांड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अब इसके फेलियर की बात करेंगे, लेकिन आज नहीं वो कल। और वहीं से आपकी हाइब्रिडाइजेशन का दौर स्टार्ट होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम वेस्पर थ्योरी को देखेंगे, और उसके बाद बस 2 दिन इसको और देंगे। केमिकल बॉन्डिंग लेंथी चैप्टर है, तो ये एंड हो जाएगा आपका। हाँ जी, कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं जी। सर आपने कहा कि स्मॉल 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 साइज जो हैं वो ओवरलैपिंग अच्छी हाँ जी। करते हैं, तो आपने एग्जांपल दी कि लिथियम हाइड्राइड और लिथियम फ्लोराइड की ना। तो लिथियम हाइड्राइड जो है, लिथियम और हाइड्रोजन की का जो साइज है वो दोनों स्मॉल है, तो वो अच्छी बॉन्डिंग नहीं करेंगे एज कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और फ्लोरीन का साइज बड़ा है। देखें बात पता है क्या है, ये बातें मैं आपको बताऊं। लिथियम हाइड्राइड जो होता है वो आप वैसे वो आयनिक कंपाउंड में आ जाता है, मेरे ख्याल में वो आयनिक है। अगर आप देखें तो लिथियम हाइड्राइड इज आयनिक, बिल्कुल आयनिक है। जी यस सर। सर, ऐनक बनाता है वो। में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मेटल का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन है तो वो आयनिक है, तो वो तो इस केस से बाहर ही चला गया। मैंने गौर नहीं किया तब, अब मैंने जब देखा है तो अब मुझे, तो लिथियम हाइड्राइड को तो निकाल दें, क्योंकि ये बात सिर्फ कोवलेंट के लिए। अब समझ आ गई ये बात की। जी जी सर, अब समझ आ गए हैं। तो वो मैंने नोट नहीं किया।